स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक फैंटेसी कॉमेडी रोमांस मूवी ए मरमेड इन पेरिस के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत समंदर के पास बने एक पब से होती है, जहां नाच गाने जैसी दैनिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी। ये पब निकोलस और उसके पिता रॉबिन चलाते हैं। एक दिन रॉबिन ने अपने बेटे से कहा कि हमें इस पब से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हमें अब इससे अलग से निपटना होगा। हमें इसे खत्म करके कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन निकोलस इस बात के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि ये पब निकोलस की माँ ने शुरू किया था और अब यही इकलौता पब है जो निकोलस को उसकी माँ की याद दिलाता है। इसी बीच एक आदमी पब से बाहर आता है और बाहर समंदर से उसे किसी गीत की आवाज सुनाई देने लगी। वो आदमी तुरंत उस आवाज से आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह गहरे पानी में कहीं गायब हो गया। एक दिन निकोलस भी पब से बाहर उसी रास्ते से आ रहा था। उसे भी वही गीत की आवाज सुनाई देती है जो पहले उस आदमी ने सुनी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि निकोलस उस आवाज की तरफ जरा भी आकर्षित नहीं होता। कुछ देर बाद निकोलस अपने घर पहुंचा, जहां वो अकेले ही रहता है। निकोलस की रोजी नाम की एक पड़ोसन थी जो अक्सर उस पर नजर रखती। वो हर बार निकोलस से बस यही पूछती रहती कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। एक दिन निकोलस जब अपने पब में आया तो उससे पता चला कि उसके पिता ने इस पब को साझा किया है, यानी कि उसके पिता ने इस पब की आधी संपत्ति किसी और को बेच दी। निकोलस इससे गुस्सा होकर अपने पिता से कहता है कि आपने कभी भी मेरी बात का सम्मान नहीं किया। शायद आप मेरी माँ और आपकी पत्नी से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा होता तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते। बस इतना कहकर निकोलस बाहर चला आया और वह उसी समंदर किनारे से आगे चलने लगा। उसी बीच अचानक निकोलस को वहां एक बड़ी सी पहुंच दिखाई दी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि जरूर वहां कोई बड़ी सी मछली है। निकोलस ने पास आकर गौर से देखा तो वो कोई मछली नहीं बल्कि एक जलपरी थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये कोई जलपरी की पोशाक पहने हुई एक लड़की है। लेकिन जब निकोलस को पता चला कि ये असल में असली जलपरी है, तो वो तुरंत एक रिक्शा से उसे अस्पताल ले आया। उस समय निकोलस अकेला ही था, तो वो अकेला ही अस्पताल में चला जाता है, जबकि जलपरी तो बाहर रिक्शा में बेहोश है। इसी बीच एक डॉक्टर की नजर उस जलपरी पर पड़ी और उसे भी यही लगा कि ये पोशाक पहने हुई एक लड़की है। वह डॉक्टर उसके पास आकर स्टेथोस्कोप से जांच करता है। ठीक उसी समय वो जलपरी जाग जाती है और वो उसी आवाज में गाना गाने लगी जो पहले निकोलस और उस आदमी ने सुना था। इस गाने को सुनकर डॉक्टर धीरे धीरे सम्मोहित होने लगा। फिर अगले ही पल उसकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर का दिल जोर जोरों से धड़कने लगा तो वो अंदर आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अंदर जाते समय निकोलस को पता चला कि वो अपना मेडिकल बीमा कार्ड नहीं लाया है और ना ही उसके पास भुगतान के लिए पैसे हैं। अस्पताल में बैठी उस औरत ने माफी मांगते हुए कहा कि इसके बिना हम इलाज नहीं कर पाएंगे। अब निकोलस जल्दी से बाहर आता है और जलपरी को लेकर चला जाता है। जलपरी कुछ घायल थी, तो इस बीच उसकी त्वचा और उसका कुछ नीला खून वहां गिर जाता है। इधर अस्पताल में उस डॉक्टर की पत्नी उसके पास आती है। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। दरअसल वो भी एक महिला डॉक्टर है। अब उसे ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, लेकिन उसकी दिल धड़कने की गति इतनी बढ़ गई थी कि नियंत्रित नहीं हो पा रही और बिना किसी कारण के ही उस डॉक्टर की वही मौत हो जाती है। इससे उसकी पत्नी काफी दुखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक क्या हुआ, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी पता लगाने में असमर्थ है। वही दूसरी तरफ निकोलस उस जलपरी को अपने घर में ले आया और अपने बाथटब का लाभ उठाते हुए उसने जलपरी को उसमें रख दिया, क्योंकि अब उसे पूरी पुष्टि हो गई थी कि वो एक असली जलपरी है। जिसके बाद निकोलस खाना पकाना शुरू करता है। इस बीच जलपरी होश में आकर वही गाना गाने लगी जो पहले से गाती आ रही है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि निकोलस इससे सम्मोहित नहीं हो रहा। अब ये बात उस जलपरी को परेशान करने लगी, क्योंकि ये गाना ही असल में उसकी ताकत थी, जिससे वो किसी को भी आकर्षित और सम्मोहित करके उससे छुटकारा पाती थी। लेकिन इसका निकोलस पर तो कोई असर नहीं हो रहा, जबकि दूसरे लोग तो कब का इससे प्रभावित होकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। अब निकोलस खुद वही गाना गाने लगा जो वह जलपरी गा रही थी, और ये देखकर तो वो जलपरी और ज्यादा चौंक गई। कुछ देर बाद निकोलस उसे खाना देता है और दोनों ही साथ में खाना खाने लगे। वो जलपरी कुछ सोच विचार करने के बाद निकोलस को अपना नाम बताती है। उसने अपना नाम लूना बताया और साथ ही निकोलस से पूछा, क्या तुम्हें मेरे गाने में कोई दिलचस्पी नहीं है? निकोलस पूछता है, कौन सा गाना? ये तो बस एक सामान्य गाना है।
लूना कहती है कि मुझे एहसास हो रहा है तुम काफी उदास हो, तुमने अब तक कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं किया। इस पर निकोलस का कहना था, नहीं, मैं भी प्यार में था, मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब वो मुझसे दूर चली गई तो मैंने अपना रिश्ता खो दिया और मैंने अपने आप से कहा कि मैं फिर कभी प्यार नहीं करूंगा, और उस समय से लेकर अब तक मेरे दिल में कोई भावना पैदा नहीं हुई। अब मैं किसी लड़की से बात भी नहीं करना चाहता, और शायद यही कारण है कि लूना के उस गाने से निकोलस आकर्षित नहीं हो रहा, लेकिन लूना इसे अजीब समझकर अनदेखा करती है। वो बात बदलते हुए कहती है कि तुम मुझे एक छोटे से बाटब में नहीं रख सकते, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं समंदर में रहती हूँ। निकोलस बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर सकूं, और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी मैं खुद तुम्हें समंदर में छोड़ आऊंगा, क्योंकि मेरा तो ऐसे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लूना कहती है कि मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती। इधर अस्पताल में वह डॉक्टर मर चुका था, मगर उसकी पत्नी हिम्मत नहीं हार रही। वो यही सोच रही थी कि अचानक उसका पति दिल की बीमारी से कैसे मर सकता है, जबकि उसे तो दूर दूर तक वैसी कोई बीमारी भी नहीं थी। अब उस डॉक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट से पता चला कि उसने जहरीली गैस अंदर ली थी, और ये गैस समंदर की गहराई में पाई जाने वाली अति प्रतिक्रियाशील गैसों की तरह है। अब वो महिला डॉक्टर काउंटर की ओर बढ़ने लगी। जब निकोलस जलपरी के इलाज के लिए उस अस्पताल में गया था तो वो अपनी माँ की डायरी उस अस्पताल के काउंटर पर ही भूल गया, और अब वो डायरी उसी महिला डॉक्टर के हाथ में है। वो जब बाहर आती है तो फर्श पर गिरा हुआ कोई नीला तरल पदार्थ जांचती है, जो असल में लूना का खून है। अब डॉक्टर होने की वजह से वो जानती है कि यह निश्चित रूप से खून है जिसमें रक्त कोशिकाएं हैं, लेकिन इसका रंग नीला क्यों है, उसे अब संदेह होने लगा। इसके विपरीत निकोलस भी ये सोचकर चिंतित था कि शायद किसी को उसकी माँ की डायरी मिल ना जाए। वो अस्पताल की ओर भागता है, जबकि लूना तो अकेली उसके घर के बाहर टब में लेटी हुई है। अब निकोलस के घर के अंदर कुछ हलचल सुनकर रोजी से रहा नहीं जाता, और वो चुपके से निकोलस के घर के अंदर चली आई। पहले तो उसे भी यही लगा कि लूना एक लड़की है, मगर जब उसे पता चला कि लूना असल में एक असली जलपरी है, लूना रोजी से निकोलस के बारे में पूछती है, वो कौन है और क्या आप मुझे उसके बारे में विस्तार से बता सकती है। दरअसल लूना के मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि निकोलस उसके गाने से आकर्षित क्यों नहीं हो रहा। अब रोजी को पहले से ही कहानियां सुनाने का शौक था, तो वो लूना को निकोलस की कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि निकोलस सिर्फ एक छोटा बच्चा था जब उसकी माँ की मौत हो गई। वह ना तो किसी से बात करता और ना ही उसे किसी पर भरोसा था, लेकिन जैसे ही वो जवान हुआ उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। निकोलस ने उस पर भरोसा करते हुए अपनी सारी बातें उसे बता दी, जिनके बारे में उसने अब तक किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया और उसका दिल तोड़ दिया, और आज तक निकोलस अपने आप को इससे संभाल नहीं पाया। लूना कहती है कि मैंने भी बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। ये सब सुनने के बाद लूना को निकोलस पर दया आने लगी, क्योंकि वो जानती है कि छोटी उम्र में माता पिता को खोना कितना दुखद होता है। अब रोजी ये सब बताने के बाद वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपनी सिगरेट और लाइटर वहीं भूल गई। लूना को ये जानने में भी दिलचस्पी थी कि आखिर ये क्या है। वह सिगरेट सुलगाने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए गलती से उसने घर में आग लगा दी। इधर अस्पताल में निकोलस को उसकी डायरी नहीं मिलती, इसलिए वह दुखी होकर अपने पिता से मिलने पब में वापस आता है। तभी निकोलस को खबर मिलती है कि उसके घर में आग लग गई है। वो तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ता है। निकोलस देखता है तो लूना बाथटब में नहीं थी। फिर इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि लूना तो सोफे के नीचे छिपी हुई है। अब निकोलस के घर की हालत खराब हो गई थी, तो वो लूना को ओजी के घर ले आया। वहां से जाते वक्त निकोलस के सीने में दर्द हो रहा था, और इसका मतलब साफ है कि उसके दिल में धीरे धीरे लूना के प्रति भावनाएं जाग रही है। लूना ने अपनी गलती के लिए निकोलस से माफी मांगी। निकोलस का कहना था कि वो सिर्फ एक बात पर उसे माफ करेगा। निकोलस लूना की सुरीली आवाज को रिकॉर्ड करना चाहता था, ताकि लूना के जाने के बाद भी उसकी आवाज उसे लूना की याद दिलाए। आगे दोनों गाना रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। इसी बीच निकोलस लूना के करीब आकर उसे चूमना चाहता था, लेकिन लूना उसे ऐसा करने नहीं देती। तभी निकोलस के सीने में फिर से थोड़ा दर्द होता है। लूना कहती है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो और अब तुम भी मर जाओगे, मगर निकोलस लूना की बात को टालते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरा घर जला दिया इसलिए मेरी तबीयत कुछ खराब है। अब निकोलस लूना को एक आखिरी बार उसके साथ उसके पब चलने को बोलता है। फिर वहां से वो उसे नदी में छोड़ देगा और ये उन दोनों की फेयरवेल पार्टी होगी।
दोनों ही पार्टी के लिए तैयार हो गए। दोनों ही उसी रिक्शा में जाते हैं और वहां से आगे निकोलस लूना को व्हीलचेयर में ले जाता है। निकोलस ने लूना को उसके पिता से मिलवाया और उसने सभी से ये कहा कि लूना उसकी प्रेमिका है। आज से लगभग 1 साल पहले लूना ने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए और इसलिए उसने ये जलपरी जैसी पोशाक पहनी है ताकि किसी को भी उसे देखकर अजीब ना लगे। वहाँ मौजूद सभी को लूना काफी पसंद आती है। इसी खुशी में निकोलस लूना को गाने को कहता है ताकि उसकी सुरीली आवाज से उसका ये सारा पब लोगों से भर जाए। लेकिन लूना नहीं गाती। वो निकोलस से कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो, अगर मैंने गाना गाया तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। आगे लूना और निकोलस दोनों ही एक साथ डांस करते हैं और इसी बीच वो डॉक्टर निकोलस की माँ की डायरी की मदद से पब में पहुंच गई। वहां पर एक आदमी से उस किताब के बारे में पूछने पर वो आदमी उसे निकोलस का पता देता है। इस बीच निकोलस लूना को एक बड़े स्विमिंग पूल के पास ले आया। अब कुछ दिनों से लूना एक छोटे से बाथटब में थी तो वो तुरंत स्विमिंग करने उस पूल में चली गई। निकोलस भी अंदर छलांग लगाता है। वो दोनों स्विमिंग का मजा ले ही रहे थे कि तभी निकोलस के सीने में फिर से दर्द शुरू होता है। अब लूना भी निकोलस को पसंद करने लगी थी तो वो उसे चूमती है और फिर बाहर निकालती है। जब निकोलस को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अब भले ही लूना भी निकोलस से प्यार करने लगी थी लेकिन वो उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती, इसलिए कुछ गुस्से में वो कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। निकोलस लूना से माफी मांगकर उसी समंदर के किनारे ले आता है जहाँ उसे लूना जख्मी हालत में मिली थी। लेकिन तभी निकोलस लूना को जाने से मना करता है। वो कहता है तुम मत जाओ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और हम दोनों साथ में पूरा समंदर घूमेंगे। मगर लूना के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा जोखिम हो। वो कहती है तुम मर जाओगे। इस पर निकोलस लूना से बस आखिरी बार थोड़ा समय मांगता है क्योंकि एक आखिरी सरप्राइज अभी बाकी था। वो लूना को वापस अपने घर ले आया जहां उसने एक समंदर की तरह माहौल बनाया था। निकोलस उसमें नाच गाना करके लूना को काफी हंसाता है और लूना को भी ये सब काफी पसंद आता है। अब लूना के दिल में भी निकोलस के प्रति भावनाएं जाग रही थी। लूना कहती है कि उससे जाने से पहले एक आखिरी बार निकोलस के हाथ से बनी मछली खानी है। इसी खुशी में निकोलस तुरंत मछली लाने मार्केट चला जाता है। निकोलस के जाते ही लूना जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखों से पानी के बदले मोती गिर रहे थे। लूना ने रोजी को बुलाकर निकोलस के आने से पहले उसे नदी में छोड़ने को कहा, लेकिन रोजी नहीं मानती। वो कहती है तुम निकोलस के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो इतने सालों में पहली बार इतना खुश है। लूना रोजी को सब कुछ बताती है कि अगर वो यहाँ रही तो निकोलस मर जाएगा और मैं उसे खोना नहीं चाहती। कुछ देर बाद निकोलस जब घर आया तो लूना वहाँ नहीं थी और वो डॉक्टर अपने एक साथी के साथ लूना की चीजें जांच रही थी। निकोलस ने उनसे लूना के बारे में पूछा, जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि तुम अभी भी उसके वश में हो। और इतना सुनते ही निकोलस अचानक से बेहोश हो गया। वो डॉक्टर लूना के साथ साथ निकोलस को भी अस्पताल ले आई क्योंकि उसे लूना के बाद निकोलस पर भी टेस्ट करने थे। उसे जानना था कि लूना के साथ इतने दिन रहने के बाद भी निकोलस जिंदा कैसे है और ये जानने के लिए अगर लूना और निकोलस मर भी जाए तो वो भी उस डॉक्टर को मंजूर है। लेकिन इस बीच रोजी बड़ी ही होशियारी से निकोलस को छुड़ाती है और फिर दोनों मिलकर लूना को अस्पताल से छुड़ाते हैं। जिसके बाद निकोलस उस बाथटब को अपने रिक्शा से बांधकर लूना को समंदर में छोड़ने जाता है। लेकिन निकोलस पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और इसके बावजूद वह रिक्शा चला रहा है। यहाँ वो डॉक्टर रोजी पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से निकोलस की जान खतरे में है। इस बात पर रोजी उसे बताती है कि निकोलस लूना को लेकर उसके पब के पास वाले समंदर में छोड़ने गया है। लेकिन इस पब के पास पहुंचने पर उस डॉक्टर को एक कॉल आती है और उस कॉल के मुताबिक शहर के सड़क पर एक बाथटब वाली रिक्शा दिखाई दी है। मतलब कि रोजी ने उस डॉक्टर को चकमा दिया। उसने जानबूझकर गलत जानकारी दी ताकि निकोलस लूना को अच्छे से विदा कर सके। अब 2 दिन बीत चुके थे और निकोलस को याद आता है कि लूना ने उससे कहा था कि समंदर के बाहर 2 दिन से अधिक वो जीवित नहीं रह सकती। उसे जल्द से जल्द लूना को समंदर में छोड़ना होगा। निकोलस चाहता तो नहीं था कि लूना उसे छोड़कर चली जाए, मगर ये भी सच है कि अगर लूना यहाँ रहेगी तो मर जाएगी। अब निकोलस लूना को अपनी बाहों में उठाकर नदी किनारे ले आया। दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपने प्यार का त्याग करते हुए निकोलस ने लूना को समंदर में छोड़ दिया जैसा कि उसने वादा किया था। अब लूना तो चली गई और उसके जाते ही निकोलस के सीने में
जोर से दर्द शुरू होता है। वहीं निकोलस की खुशनसीबी की वो डॉक्टर वहां पहुंचती है और उसे लगता है जैसे निकोलस उसका अपना पति है। दरअसल वो ऐसी कल्पना कर रही थी क्योंकि वो अपने पति को बहुत याद करती थी और इस प्रकार निकोलस में अपने पति की कल्पना करके उस डॉक्टर ने निकोलस को मरने से बचा लिया। अगले दिन वही डॉक्टर निकोलस को लूना की आंखों से गिरे हुए मोती के आंसू देती है। उसका मानना था कि लूना के आंसू निकोलस के लिए बहे थे, इसलिए उन पर सिर्फ निकोलस का ही हक है। अब कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक होने के बाद निकोलस ने उन मोतियों को एक आदमी को बेच दिया और उससे एक बड़ी बोट खरीदकर वो अपनी मंजिल को ढूंढने समंदर में चला जाता है और वह मंजिल कोई और नहीं बल्कि लूना है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।